नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने मैथ का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको हर सेट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस तरीके से हमारा प्रयास है। आपको हर सेट में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही बढ़ेगा, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ही तेजी से हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक मेथड से ही लगते हैं। बाकी आपको कुछ टेक्निक अप्रोच और भी आनी चाहिए, जो कि आप परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। आपको हर सेशन में, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, हम तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि क्रमिक का मतलब क्या होता है। क्रमिक का मतलब, जैसे देखिए, ये जो वर्ड है तीन क्रमिक संख्याएं, यही आपका की पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में ये की पॉइंट है। इसको समझने के लिए क्रमिक कैसे समझेंगे। मानते हैं क्रमिक संख्या कोई, हमें तीन क्रमिक संख्या अगर मानना हो तो कैसे मानेंगे। देखिए, पहला संख्या अगर हम मान लेते हैं, कोई पहला संख्या x है, ठीक है, तो दूसरा उसका क्रमिक अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा x + 1, ठीक है। फिर इसके बाद अगला और क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है, x + 2 हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को क्या, अब ये हमारे क्या हो गए हैं, तीन क्रमिक संख्या हमने मान लिया है। अब इसी को जो भी कह रहा है उसको समीकरण बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि पहली का 2 गुना, पहली का 2 गुना करेगा तो हमारा हो जाएगा 2x। उसके बाद क्या कहा है दूसरी का 3 गुना, दूसरी का 3 गुना मतलब 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ से 3x + 3। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप खा रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 से गुणा कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 से गुणा हुआ। अब यहाँ पे कितने से गुणा हो जाएगा, 4 का, क्योंकि कहा है, इसमें कहा है तीसरी का 4 गुना, तीसरी का 4 गुना कहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें करेंगे तो 4x + 8, सॉरी, देखिए 4x + 8 और इसके बराबर हमें दिया है 191, ठीक है। ये देखिए हमारा समीकरण बन गया है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और x का मान निकाल के हमें वो संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2x, 3x और 4x, कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 9x, ठीक है। ये हो गया 9x प्लस, उसके बाद क्या हो जाए, ये 3 और ये 8, कितना हो जाएगा, 11 = 191। ये 11 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9x = 180, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा। x का मान हमारा 20 आ गया, तो हमारी संख्या को क्या होगी, हमारी संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 20 और दूसरी हो जाएगी 21 और तीसरी हो जाएगी 22, ठीक है। ये देखिए 20, 21, 22, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आसान जल्दी से लगाने के लिए आप ऑप्शन मेथड को भी यूज करके लगा सकते हैं। ऑप्शन मेथड को कैसे यूज करेंगे, देखिए, जो कि हमारा यूनिट डिजिट है, हम ऑप्शन में जो भी ये कहा गया है, ऑप्शन एक कोई भी एक ऑप्शन लेंगे और यहाँ से उसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, जो इसमें एक आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे सेट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। चलिए, बाकी आपको तरीका बता दिए कैसे लगता है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो उस धारा की चाल क्या है, ठीक है। देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझिए पहले नाव और धारा के बारे में। देखिए, एक कोई नाव है, ठीक है, ये कोई नाव है और नाव अगर मान लेते हैं कि ये इस दिशा में चल रही है, ठीक है, और एक धारा है, नाव चलेगी कहाँ पे, धारा में चलेगी, और धारा की चाल भी हम अगर मान लें कि इस दिशा में है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा b + w। b मतलब बोट, मतलब नाव की चाल, w मतलब धारा की चाल। जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज विपरीत दिशा में हो जाए कि नाव मान लीजिए आपका इधर चल रहा है, ये नाव जो है
वो इस दिशा में चल रहा है और ये जो धारा है वो इस दिशा में अगर चल रही है, ठीक है, धारा अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए इसी को आपको कैसे कैसे कहता है कि प्रतिकूल अनुकूल, अगर अनुकूल कह दिया तो इसका मतलब है धारा की दिशा में दोनों की दिशा समान है, अगर प्रतिकूल कह दिया तो विपरीत है, ठीक है। ये बातें आपको समझनी है, बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, आप क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत ज्यादा चीज समझ लेंगे, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, जब जल एकदम स्थिर है तो नाव की चाल, तो यहाँ से हमें सीधा बी की चाल दे दिया गया है। बी की चाल हमें कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया गया है, और कहा है कि प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल अभी हम बताएं क्या होता है, बी माइनस डब्ल्यू। बी माइनस डब्ल्यू का मान हमें कितना दिया गया है, देखिए कह रहा है कि ये 45 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगाता है। हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 45 किलोमीटर है और समय से भाग देंगे तो हमारा चाल निकल के आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये रिलेटिव स्पीड का b माइनस डब्ल्यू का मान निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, उसमें हम b का मान रख देंगे तो हमें w का मान आसानी से मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि कितनी बार जा रहा है, 6 से 42 और 6 पंचे 30, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इनका चला गया, किसका आ गया, b माइनस डब्ल्यू का मान। b माइनस डब्ल्यू का मान हमें पता चल गया है, कितना आ गया है, 7.5। और यहाँ पे दिया गया है किसका, b का मान पता चला है, हमें w का मान निकालना है। हम जानते हैं कि 10 माइनस 7 को इधर लाएंगे 7.5 हो जाएगा, w को उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10 में से 7.5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, यही है हमारी धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि दो रेलगाड़ियां समान गति से चल रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करती हैं। पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई की हैं, और कितनी है, 120 मीटर, मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी जो है वो 120 मीटर की है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें अब ये नाव और धारा का आपको बताएं विपरीत दिशा में क्या होता है, और अब रेलगाड़ी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए रेलगाड़ी, अगर कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, दो रेलगाड़ियां अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो यहाँ पे इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इनका हो जाएगा दोनों का डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जाएंगी तो जो इनका रिलेटिव चाल होगा वो घट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जो बड़ा होगा, जो ज्यादा तेज होगा, उसमें से छोटे वाले कम वाले को घटा देंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में हो जाएंगी तो इनका चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। इस बात को आपको समझे रहना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि समान गति से चल रही है, दोनों की चाल क्या है, बराबर है। और क्या कहा है कि विपरीत दिशाओं से चलते हुए, विपरीत दिशा में चलते, मान लेते हैं कोई एक का S1 है और दूसरे का S2 है, ठीक है, S2 है। यहाँ पे ये भी कहा है कि S1 बराबर S2, ये चीजें आपको जो कहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, कह रहा है कि 120 मीटर की एक ट्रेन है। अगर 120 मीटर की एक ट्रेन है तो दो ट्रेन मिल करके क्या हो जाएंगी, देखिए इसमें क्या होता है, अगर विपरीत दिशा से ट्रेनें चलेंगी, ठीक है, विपरीत दिशा में ट्रेनें चलेंगी तो उनका स्पीड जुड़ जाता है। लेकिन और इनकी जो लंबाई भी है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई पार करती हैं, ठीक है, दोनों की लंबाई पार करेंगी तो दोनों की लंबाई भी हमें जोड़ना पड़ेगा। एक का मान अगर हमारा 120 है तो दूसरे का भी 120 ले लिया जाएगा। ये दोनों जब एक दूसरे को आपस में पार करेंगी, वही हमें समय दिया गया है, कितना दिया गया है, 12। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा इनका रिलेटिव स्पीड निकल के आया है। रिलेटिव स्पीड है, ये किसी एक ट्रेन की चाल नहीं है, ये दोनों ट्रेन की चाल है। अब देखिए यहाँ पे चाल दोनों की समान है तो हम कह सकते हैं कि अगर एक की निकालना पड़ेगा तो दोनों का निकाल के आधा कर देंगे तो हमें एक का चाल पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24 मतलब 240 मीटर बटे 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया, दोनों का चाल आ गया। लेकिन अगर हमें पूछ रहा है कि जब दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई की हैं और समान चाल से हैं तो ये दोनों का मिला के, मतलब S1 प्लस S2 का मिला के आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। S1 प्लस S2 का मान आया है। हमें अगर S1 का मान पूछ रहा है तो हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा S1 का मान पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए
S1 का या किसी भी एक का मान हमसे, ये हमारा प्रत्येक का पूछा है। प्रत्येक का मतलब एक का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक का निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या है, यही एक ट्रेन की चाल। अब दोनों की चाल समान है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड पहला वाला है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दूसरा वाला भी होगा। अभी देखो ये मीटर प्रति सेकेंड में है, इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जानते हैं 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 18/5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूना 36, ठीक है। ये आ गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर एक ट्रेन की चाल हो गई है, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, हमको अगर समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, एक समान क्षमता के कितने नल उसी पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। ये देखिए ये मोन D1H1 वाला फार्मूला लगेगा इसमें। जैसे यहाँ पे आदमी होते थे, काम करते थे, उसी तरीके से हम नल को भी एक आदमी मान लेते हैं। मान ले कि 9 आदमी एक पानी टंकी को भरते थे, इसी तरीके से ये 9 नल है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं M1 D1 वाला क्या होता है, एक के बराबर दूसरा काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे समान क्षमता के समान काम है, समान क्षमता का काम करवाना है, मतलब वो काम समान होगा। देखिए कह रहा है कि 9 नल कितने दिन में कर रहे हैं, 20 मिनट में, ठीक है। अब इसी को 15 मिनट में करवाना है, ठीक है, कितना, देखिए समान क्षमता के कितने नल उसी पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट में भरने के लिए कितने नल लगेंगे, यही हमसे पूछा गया है। इसको हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए 5 चौके 20, 5 × 15, 3 से कटाएंगे 3 × 9, x बराबर 12, मतलब 12 नल इसको 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये आप लोग को फार्मूला पता होगा, क्या होता है, फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटे W2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला से ही सारे के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। जब काम समान है तो ये कट जाएंगे, तो हमारा सिर्फ ऊपर वाला बचता है। घंटा नहीं दिया गया किसी में तो दोनों का घंटा काट दिए। ये M1 D1 दिया था, M1 D1 का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को कुछ स्टेप खाना है आपको, ये सारे के सारे आपको लिख कर ही नहीं सॉल्व करना है, कुछ स्टेप आपको दिमाग में भी करना है, वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ए और बी एक काम को अकेले क्रमशः 18 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है और काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पहले की कक्षाओं में, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखिए क्या होता है कि हम मान लेते हैं ए है और एक बी है। ए का कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। अब जानते थे इसके बाद क्या होता था, इसके बाद हम एलसीएम लेते थे काम मानने के लिए। कुछ काम मान ले तो हमें इनकी क्षमता पता चल जाएगी। कुछ हम काम मान लेते हैं, देखिए काम क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेना क्या होता है, बड़े वाले का मल्टीप्लाई करते चलो, जहां पे मल्टीपल ये दोनों मिल जाए वही उनका एलसीएम हो जाता है। तो हम जानते हैं 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 18 का 90 से भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा और ये इसका 6 हो जाएगा। यहाँ से हमें ए और बी का क्या पता चल गया, क्षमता पता चल गया। क्षमता पता चल गया, कह रहा है कि बी अकेले 10 दिन तक काम करता है। बी का एक दिन का काम अगर 6 है तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो गया, उसके बाद टोटल काम हमारा 90 था, 90 में से 60 काम बी अकेले करके चला गया, ठीक है। ये बी द्वारा कर दिया गया है। बचा हुआ काम कितना बचा है, 30 काम। इसको करेगा कौन, अब आया है ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 5 है। 5 की क्षमता से अगर 30 काम को करना होगा उसे, वो 6 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। 5 6 30, मतलब यहाँ से जो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही होगा। मतलब जो ए है वो बाकी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा, यही हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनुपात, ये वाला भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम मतलब आते ही आते हैं रेलवे के लिए, तो ये सब फेवरेट क्वेश्चन है एकदम। देखिए क्या है, कह रहा है कि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 1 है, ठीक है। इस अनुपात को कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है, इसी को नोट करना होता है, ठीक है। यही इसका की पॉइंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की पॉइंट यही होता है कि किसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, दूध और
पानी, दूध को हम मान लेते हैं मिल्क और पानी को वाटर। ठीक है, देखिए मिल्क का अनुपात पहले क्या दिया है, 2 और 1, 2 और 1। अब इसी अनुपात को क्या कर रहा है कि इसमें पानी मिलाने के बाद जो अनुपात हो जा रहा है दूध और वाटर का, मतलब मिल्क और वाटर का 1 और 2 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसको मिलाया जा रहा है और किसको स्थिर रखा गया है। ठीक, यही हमको समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलाया सिर्फ पानी जा रहा है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध का मतलब है दूध की मात्रा जो है वो समान है, दूध तो समान रहेगा। देखिए यहाँ पे दूध 2 यूनिट है और यहाँ पे 1 यूनिट है, तो इसको हम समान करते हैं। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं ये 2 है, इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी यहाँ इस तरफ 2 से गुणा करेंगे तो हमें इस तरफ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बन गया, ये बराबर हमारा हो गया और ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4। जो हमारा वाटर है 1 से 4 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। ठीक है, यही 3 यूनिट जो बढ़ा है इसी का मान हमसे पूछा गया है, मतलब ये 3 यूनिट पानी इसमें मिलाया गया है। अब हमें 1 यूनिट का मान निकल जाए तो हम 3 यूनिट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा, इसको देखिए, यहाँ से पहले समीकरण से देखिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान हमें पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 यूनिट का मान हमें दिया गया है 45 लीटर। ठीक है, 3 यूनिट का मान हमें दिया गया है 45 लीटर। जो पहली मात्रा थी वो हमारी कितनी थी, 45 लीटर थी, तो वो 3 यूनिट के बराबर होगी। 2 यूनिट दूध था, 1 यूनिट पानी था, तो हमारा 3 यूनिट हो गया। तो इसी 3 यूनिट बराबर अगर 45 लीटर है तो हमें निकालना भी 3 यूनिट है। हम सीधा कह सकते हैं कि इसमें 45 लीटर पानी मिलाया गया है। 45 लीटर पानी मिलाने पर जो अनुपात हो जाएगा वो 1 और 2 का हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ से देखिए ये सब डायरेक्ट अप्रोच है, ये सब डायरेक्ट अप्रोच है, इसको आप समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहां से देखेंगे जो 8 वर्ष में कितना हो रहा है। देखिए 8 वर्ष में हम देख रहे हैं 2900 हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 10 वर्ष में 3000। ठीक है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में हम जानते हैं कि हर साल ब्याज समान होगी, ब्याज की दर समान होगी और हर साल मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हर साल हमारा मूलधन पर ही ब्याज लगता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट निकाल लेते हैं, डिफरेंट कितने आया, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा, ये हम निकालना चाहें तो इनका डिफरेंट चेक करेंगे, इनका डिफरेंट चेक करेंगे तो हमारा कितना हो गया है 100 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में 100 रुपया, 1 वर्ष में कितना निकलेगा, 1 वर्ष में हमारा हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष में 50 रुपया। अब हम यहाँ से हमारा निकल के आ चुका है क्या, ब्याज, मतलब हर वर्ष उन्हें 50 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, हर वर्ष अगर 50 रुपए मिल रहे हैं तो ये 8 वर्ष में कितने मिले होंगे, 8 वर्ष में इन्हें कितना मिला होगा, 400 रुपए। 400 रुपए मिलने के बाद, 400 मिलने के बाद ये धनराशि कितनी हो गई है, 2900 हो गई है। 8 वर्ष बाद ये 2900 हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2900 में 400 रुपए हमारा क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। 400 रुपए अगर ब्याज शामिल है तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 2500। हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया ये हमारा कितना है, 2500। ठीक है, अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है तो क्या होता है, ब्याज की दर हमारा ये होती है कि ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ठीक है, ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। हम जानते हैं कि 1 साल का हमारा ब्याज कितना होता है, 1 साल का ब्याज हमारा होता है 50 रुपए और कितने पर होता है ये 250, मतलब 2500 पर। ठीक है, अब हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा, ब्याज की दर 1020 कट गया, 25 से कटाएंगे तो 25 दूना 50, मतलब हमारा जो प्रतिशत दर आया, दर का जो प्रतिशत आया वो कितना आ गया, 2%। ठीक है, ये बात को आपको समझनी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसमें ये थोड़ा सा लॉजिक था, टाइम का डिफरेंट निकालेंगे, जो हम यहाँ से 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 वर्ष को निकाल करके ये इस मतलब ये अमाउंट से ब्याज को माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा मूलधन। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जहां यहाँ 8 वर्ष लिए थे वही चीज यहाँ पे 10 वर्ष लेना पड़ेगा। 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में, 1 वर्ष में अगर 50 रुपए मिल रहे हैं, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा,
500 रुपये हो जाएगा। तो 3000 में से 500 माइनस करेंगे तो 2500, वहां से भी हमारा मूलधन आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए 17,000 रुपये देता है। यदि उसे क्रमशः 5% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो उसे कितने रुपए अदा करने होंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे लगा सकते हैं, ये बाकी आप लगा तो लेंगे, ये हम भी जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 17,000 देता है, कब, जब 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है मतलब ये देगा कितने का, 85% में। 85% का मान हमें दिया गया है कितना, 17,000। ठीक है 17,000। अब देखिए इस यहाँ पे हमें अब निकालना क्या है, कहा है कि यदि उसे क्रमशः 5% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाएं। ठीक है, अब क्रमागत बट्टे दिए जाने का आप ये भी फार्मूला जानते हैं, वहां से हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत, ये क्रमागत को मिला करके हमारा कितना प्रतिशत बनेगा ये हम निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होगा, पहले तो -10 और एक 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 गुणे 5/100 यही होता है। ए प्लस बी, पहले 10% के पहले साल में पहले 10% का छूट, फिर उसके बाद 5% का छूट, और दोनों का गुणा करके करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 माइनस, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मतलब यही ये माइनस है, ये माइनस ये दर्शाता है कि ये छूट दी गई है। ठीक है, बाकी ये कुछ और नहीं है। यहाँ से हम एक्चुअल परसेंटेज कितना बन रहा है वो हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से कितना बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5, 1/2, 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5। ठीक है, 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14.5। देखिए यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा था, और यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 14% का डिस्काउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये कैलकुलेशन से कैसे बचना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से बचाने के लिए देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं 17 से 85 कट जाएगा, 17 × 85, 5% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 85% का मान 17,000 है, तो 5% का मान हमारा हो जाएगा 1,000 रुपए। 17 × 1 = 17, 17 × 5 = 85। ठीक है, हमें ये 5% का मान पता चल गया। ठीक है, 5% का मान। और यहाँ से हम अगर ये देख लें कि यहाँ से हमें कितना निकालना है, 0.5% का मान अगर हम निकालना चाहें क्या होगा, 5% का मान अगर 1,000 रुपए है, अगर 0.5% का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 0.5% का मान हमारा 1 0 और माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हमारा 100। ठीक है 100। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो कहा है, अगर वो 15% का डिस्काउंट देता तो वो 17,000 का रुपए, वही सामान वो 17,000 में पाता। ठीक है, अब अगर इसको 14.5% डिस्काउंट पाएगा तो वो कितना अधिक और देगा, यही 0.5% उसको कम मिल रहा है छूट, तो वही 0.5% उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 0.5% का मान हमारा भी निकाल के आया, कितना आया है, 100 रुपए। ठीक है, तो पहले हमारा जो सामान 17,000 में मिल रहा था, अब वो अगर ये 2 क्रमागत छूट वाले में अगर ये जाएगा तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, तो इसमें 100 रुपए उसको और ऐड करना पड़ेगा, 100 रुपए उसे और देना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा 17100। ठीक है, 171, मतलब 17,100 रुपए, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हम कैलकुलेशन को बचाने के लिए आपको ये बताए हैं, बाकी और इसमें कुछ है नहीं, बाकी कैलकुलेशन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 52.5 है, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको समझना है। देखिए हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु पहले वर्ष तो क्या होती है, 100% ही होती है। पहले 100 थी, दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 105। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष क्या होगी, तीसरे वर्ष क्या होगा, हर साल 5% की वृद्धि, तो ये 105 का 5% हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि वो हमारा सक्सेसफुल बन जाएगा 5 + 5 वाला, 5 + 5, 5 × 5/100। यहाँ से हमारा जो बनेगा कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 10.25%। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अगला वाला तीसरे वर्ष का बनेगा वो बन जाएगा कितना, 110.25। ठीक है, 110.25, क्योंकि 105 का 5% ऐड हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा 110.25। ठीक है, ये हमारा तीनों बन गया 3 साल का। अब हमसे जो कहा है इसकी कीमत में, मतलब कितना, दूसरे और तीसरे, दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया हमारा
तीसरा, ठीक है। ये तीनों वर्ष दे दिए गए। अब इनका डिफरेंट हमको दिया गया है, इनका डिफरेंट कितना होगा, देखिए इनका डिफरेंट हमारा हो जाएगा कितना, 110 में से जाएगा 105 तो हमारा हो जाएगा कितना, 5.25, ठीक है, 5.25। इसका मान हमें दिया गया है, क्योंकि इनका जो अंतर है वही चीज हमें दी गई है। कितना दिया गया है, 52.50, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। यहाँ से हमें क्या पूछा है, तो पहले वर्ष के अंत में, मतलब हमें ये 100 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। ये हमसे 100 यूनिट का मान पूछा है, हमें ये 5.25 यूनिट का मान ये पता चल गया है, 100 यूनिट का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए या तो हम इसी को भाग दे देते हैं, यहाँ से कर देंगे 52.5 बटे 5.25, इसका मान दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है, 100 यूनिट का मान, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या दशमलव एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, इसको 0 बढ़ा दे अगर, ठीक है, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दोनों दशमलव खत्म हो जाएंगे, 525 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 52.50। इसको ये जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, 10 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा पहला सही होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है नहीं, इसको आप समझिए। 5.25 का मान हमें दिया गया है, तो हमें 100 का मान पूछा गया है, 100 का मान हमारा हो जाएगा 1000, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक चक्री चतुर्भुज। चलिए एडवांस मैथ, बहुत देर बाद एडवांस मैथ का आया क्वेश्चन, हमें एडवांस को समझाना और भी मजा आता है। चलिए देखिए, एडवांस से आप लोग डरते हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी एडवांस से बहुत तेज डरते हैं, जबकि एडवांस में कुछ रखा नहीं गया है, बस जो कह रहा है वो आप बातें अगर आप समझ जाएंगे, एडवांस से सरल कुछ भी नहीं है। देखिए कह रहा है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है वो वृत्त के अंदर होते हैं, ठीक है, जिनके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करते हैं, यही हमारे होते हैं चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज की क्या होती है कि इनके आमने सामने का कोण, इनके आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, यही होती है चक्री चतुर्भुज के कुछ बेसिक नियम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए इनका कोई एक विकर्ण है, विकर्ण क्या बनेगा, यही बनेगा, इनके जो विकर्ण होंगे वो P पर, यहाँ पे P बना दिया गया है, और हम कह रहा है कि A B C और D, यही होता है चक्री चतुर्भुज, ठीक है। अब जो कहा है वो हम लिखते हैं, बाकी कुछ प्रमेय को यहाँ पे लगा करके सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि कोण DBC, इसका मतलब होता है कोण DBC। देखिए DBC, यहाँ इस कोण का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 72, ठीक है। अगर इस कोण का मान 72 दिया गया है, और क्या दिया गया है, BAC, कहाँ है BAC, इस कोण का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 42, ठीक है। देखिए अब यहाँ से एक प्रमेय है, प्रमेय क्या है कि कोई जीवा से, मतलब जीवा या किसी चाप से, एक ही चाप से परिधि पर बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये D और C को देखिए, यहाँ से जो ये B पर बन रहा है कोण, यही इसी चाप से यहाँ कोण A पर ये वाला जो कोण बनेगा वो समान होगा, तो यहाँ पर ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। ये और क्या हमसे पूछा गया है, हम सीधा उसको पढ़ते हैं, BCD का मान, BCD मतलब हमें ये पूरा कोण, इस पूरे कोण का मान हमसे पूछा गया है। अब तो हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोण चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे कोण A का मान अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 72 और 42 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 4 11, मतलब 2 2 4 और 7 4 11, 114 डिग्री, ठीक है। 114 डिग्री का मान कोण A का हो गया, तो उसमें ये इसको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, 180 में से 114 को माइनस करेंगे तो हमारा कोण C का मान पता चल जाएगा डायरेक्ट। हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 114, ठीक हो, 114 करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 14, 180 में से 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 4 गए 6 और 7 में से गए 6, 66 डिग्री। कोण C का मान हमारा कितना आ जाएगा, 66 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर A सही होगा। बहुत ही आसान होते हैं एडवांस मैथ, मतलब बहुत ही आसान होता है, बस आपको सारे प्रमेय, कुछ प्रमेय हैं इसमें आपको आने चाहिए, कुछ लॉजिक है आपको आने चाहिए। आप जितने जल्दी क्वेश्चन को समझ के जितने जल्दी आप फिगर बना लेंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिगर बनाना आपको आना चाहिए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया है, क्या कर रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच करके 17% लाभ अर्जित करता है। इसका क्रय मूल्य 480 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? आपने एक रेशियो सुना होगा, क्या क्या? सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, मतलब ये अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है सीपी और एमपी का, यहाँ पे होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यही रेशियो बनता है सीपी और एमपी का। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे कहा है कि 10% का छूट दिया जाएगा, 100 में से 10 का छूट दिया जाएगा, तो हो जाएगा कितना 90, और कह रहा है 17, इसको देने के बाद 17% का लाभ कर रहा है, प्रॉफिट कितना है 17, तो हो जाएगा 100 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117। ये हमारा रेशियो बन के आ गया है। अब हमसे क्या कहा है, यदि इसका क्रय मूल्य, मुझे सीपी का मान पता है, ठीक है, सीपी का मान दिया गया है, और यहाँ पे क्या पूछा है उसका अंकित मूल्य मतलब 117 यूनिट का मान, ठीक है, 117 यूनिट का मान पूछा गया है। हम कह सकते हैं कि 480 जो है वो 90 यूनिट का मान है, तो 117 यूनिट का मान हमसे पूछा गया, 117 यूनिट का मान पूछा गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 से कटाएंगे तो ये जाएगा कितना 13 9 117, 13 से कट जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, 13 8 104, 13 चौका 52 और 10 62, 624। जो इसका एमपी आएगा वो कितना आएगा 624, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आई होगी। ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और कम समय में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11,236 रुपए की धनराशि को ए और बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाए कि ए और बी और शेयरों का अनुपात 3 और 5 है, और ए और सी के शेयरों का अनुपात 4 और 7 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी समानुपात अनुपात का। देखिए क्या कहा है, ए और बी का हमें दिया गया है, कितना दिया गया है पहले ए और बी का 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है ए और सी का, देखिए ए और सी का, ठीक है, ए और सी का मान कितना दिया गया है 4:7, 4 और 7 का, ठीक है, हमें ये अनुपात दे दिया गया है। अब हम जानते हैं ए जो ए ये है वही ए ये भी है, तो इनका मान भी समान होना चाहिए। तो हमें यहाँ से ए को पहले समान करना है। ए को समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, समान करने के लिए एक दूसरे का यहाँ पे गुणा, यहाँ इसमें 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 का। जब भी गुणा करेंगे अनुपात में दोनों तरफ करेंगे तभी अनुपात क्या होगा समान होगा, एक तरफ करेंगे तो अनुपात समान नहीं होगा। हम कर देते हैं, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12, यहाँ पे मतलब 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। ये हम ए को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, ए को बराबर कैसे होगा आप देखिए, ए का मान बराबर 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 12, 4 × 12 7 × 21, ठीक है। अब हमें यहाँ से ए का मान पता चल गया 12 यूनिट, बी का मान 20 यूनिट और सी का मान 21 यूनिट, ठीक है, ये हमें तीनों का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा क्या है। ये हम आपको इस तरीके से अब बता रहे हैं ना, ये जानिए कि बी का हिस्सा कितना है 20 यूनिट है, ठीक है, 20 यूनिट। जो भी हमारा आंसर होगा वो 20 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 20 का मल्टीपल होगा। 20 का मल्टीपल भी हम कैसे चेक करेंगे, 20 को हम अभाज्य गुणनखंड, हम ये देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको सिखा रहे हैं। आपको परीक्षा में कई मेथड आने चाहिए कैलकुलेशन से बचने के लिए, नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन भी करके आप लगाएंगे लेकिन बहुत समय कभी कभी आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो जाता है एग्जाम में, तो आपको कुछ बेसिक मेथड आने चाहिए जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए हम देख रहे हैं, ये हम नियम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं वो काफी दूर दूर दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। या तो आप देखिए पहले आपको बेसिक मेथड समझा देते हैं, फिर आपको ऑप्शन मेथड से भी समझाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 11,236 है, जो हमारा 11,236 क्या है 11,236 ये टोटल है,
टोटल रुपए, यही इसी रुपए को बांटना है ए बी सी के। ए बी सी का हमें अलग अलग अनुपात पता चल गया है, तो हमें बी का हिस्सा पूछा है, तो हम जानते हैं कि ये टोटल है, तो इनके टोटल का योग करेंगे। देखिए ये 12 यूनिट, ये 20 यूनिट और ये 21 यूनिट, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 20 12 41 और 12 कितना हो जाएगा, ये 53 यूनिट का मान है। ठीक है, 53 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कितने का, 20 यूनिट का मान। ठीक है, 20 यूनिट का मान पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन कोई आएगा। अब उसको कैसे आएगा ये सॉल्व करते हैं। देखिए ये 53 का कटाएंगे तो हमारा जाएगा 53, ये 53 जाएगा दो बार जाएगा तो 106 बचेगा, 6 63 हो जाएगा। फिर मतलब ये दो बार गया, फिर एक बार जाएगा तो बचेगा 10 बोले तो 100, फिर 10 से 106 हो जाएगा। फिर 53 दूना 106, 212 गुणे 20, ये हमारा कैलकुलेशन बनेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 का 0 बनेगा, 2 दूनी 4, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 42 40, 42 40 हमारा ये आंसर होगा। 42 40 देखिए कोई है, डी है। ये हम सॉल्व कर लिए। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये इसको ये बनेगा हमारा 5 गुणे 4। ठीक है, जो संख्या 5 और 4 दोनों से कटेंगी वही संख्या हो जाएगी। देख रहे हैं हम कि लास्ट में ये 20 से गुणा हो रहा है, 20 से गुणा होने के लिए लास्ट में 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो हम ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन देख रहे हैं कि 0 में सिर्फ एक ही में ऑप्शन है, हम यहाँ से ऑप्शन डी मार के चल देंगे। इतना कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ से हम सीधा ये रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकाल करके तुलना कर देते हैं, तुरंत हमारा आंसर आ जाता। इसको भी आपको आना चाहिए, ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। हमेशा काम नहीं देता लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में काम देता है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। ठीक है, एक साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की ही तरह राशि बचा सका। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको हमेशा 100 वाला ऑप्शन, 100 वाला मानो, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि वो 100 रुपए कमा रहा था। ठीक है, उसमें से 20% बचा रहा है, 20 बचत हो रहा है, मतलब ये क्या है, उसकी आय। ठीक है, आय है और ये बचत कितना है, 20। आय बचत और क्या हो जाएगा, व्यय। ठीक है, आय में से बचत को माइनस करेंगे तो हमारा व्यय आएगा। ये बातें आपको समझ में आई होगी। बचत और व्यय दोनों को ऐड कर देंगे तो यही हमारा आय होता है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि लेकिन वह पहले की ही तरह राशि बचा सका, मतलब ये अब ये बचा 20 रुपया अब भी रहा है, पहले भी 20 रुपये बचा रहा था, अभी भी 20 रुपये बचा रहा है। तो अब खर्च कितना करेगा, खर्च इसका बढ़ जाएगा। 125 में से 20 बचा रहा है तो कितना खर्च कर रहा है, 105। ठीक है, ये इसका व्यय है। यही हमसे पूछा गया है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। खर्च में कितने की यहाँ की वृद्धि हुई है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से हो रहा है 25 की वृद्धि हुई। किस पर हुई है, 80 पर, जो पहले होता है। कह रहा है 25 की वृद्धि 80 पर हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यही कर देंगे, इसी को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा और बन जाएगा ये 250। ठीक है, 250 को 8 से भाग देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 त्रिक 24, बचा कितना, 1 10, 8 1 का 8, बचा कितना 2, फिर 8 2 मतलब हो जाएगा 10.20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 31.25%, यही हमारा आंसर होगा। 31.25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, लॉजिक आपको पसंद आए होंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन को लॉजिक से ही सॉल्व किए हैं ताकि आपकी जो क्वेश्चन अप्रोच है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपको हर सेट में कुछ न कुछ नए तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से करा देंगे, जिससे आपकी सफलता मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मैथ के क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे हम आपसे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और भी बड़े बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को लाते हैं। धन्यवाद।